दिल्ली में जंतर मंतर पर आज ज़बरदस्त कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जो उनके समर्थक थे उनका प्रोटेस्ट देखने को मिला। लाठीचार्ज चले, इल्ज़ाम लगा कि लोगों ने पथराव भी किया, पुलिस वाले घायल हुए। इस पूरे मसले पर आइए बात करते हैं। मेरे साथ राजकुमार भाटी जी हैं, समाजवादी पार्टी के जाने माने प्रवक्ता हैं। हम लोगों के साथ डिबेट्स में आप अक्सर इनको देखते रहते हैं। भाटी जी, क्या छात्रों ने कानून हाथ में लिया? क्योंकि शुरुआत में तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे खबरें आने लगी कि पुलिस पर पथराव हुआ। नहीं, ये पूरा आंदोलन बहुत अनुशासित तरीके से और बिल्कुल एकदम अहिंसक तरीके से चला। कोई ऐसी खबर नहीं है। कुछ सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थक ये खबर उड़ा रहे हैं कि आंदोलनकारियों ने पथराव वगैरह किया, लेकिन कोई ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग या कोई विजुअल्स ऐसे आए नहीं है कि आंदोलनकारियों ने कहीं अनुशासनहीनता की हो। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जंतर मंतर के इस आंदोलन को जिन लोगों की भी लोकतंत्र में आस्था है, उन सबको इससे प्रसन्नता हुई है, इस पर गर्व हुआ है कि देश जीवंत है, देश में विरोध की आवाज़ें अभी जिंदा हैं, देश में लोकतंत्र ख़त्म नहीं हुआ है। और सरकार लाख डराने की कोशिश करे, भय पैदा करने की कोशिश करे, मुकदमे और पुलिस की लाठी और ये सब, इसके बावजूद लोग सड़कों पर उतरते हैं और ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक संदेश है। क्या आप ये कह रहे हैं कि अभिजीत जी दीपके, जिसको कोई नहीं जानता था आज से 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, उसने एक छोटा सा सोशल मीडिया कैंपेन चलाया और जो इतना बड़ा हो गया और ज़मीन पर भी इतने समर्थक उसके दिख गए, तो ये लोकतंत्र की जीवंतता है? देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी एक बात कहा करते थे, मैंने उनके साथ लंबे समय तक काम किया। वो एक डायलॉग बार बार बोलते थे कि व्यक्ति नहीं लड़ता है, मुद्दा लड़ता है। सवाल अभिजीत दीपके का नहीं है, और मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं उन्हें ठीक से जानता भी नहीं। सवाल मुद्दा है। शिक्षा व्यवस्था को जो बर्बाद करने पर सरकार लगी हुई है, और बार बार पेपर लीक होना, छात्रों को निराशा होती है, छात्र परेशान होते हैं, और जो एक एग्ज़ाम माफिया और कोचिंग माफिया देश की शिक्षा व्यवस्था पर हावी होते जा रहे हैं, वो सब आक्रोश है लोगों के अंदर, छात्रों के अंदर और छात्रों के अभिभावकों के अंदर। वो आक्रोश सड़क पे आया है, और जंतर मंतर पर जो लोग पहुँचे हैं उन्हें आप ये मत समझिए कि वो अभिजीत दीपके के समर्थक हैं। वो सरकार से सुधार चाहते हैं, सरकार से सुधार की मांग कर रहे हैं। और जो हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी परीक्षाएं कराने में नाकाम रहे हैं, नीट की 4 परीक्षाओं के पर्चा लीक इनके कार्यकाल में हुए हैं, तो ये सरकार ऐसे जो असफल लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है? क्या सरकार ने मौका गंवा दिया? बातचीत करती, सॉल्यूशन कर सकती थी, और ये जो युवा शक्ति है इसको अपने साथ ला सकती थी अगर एक्शन कर लेती, इनकी कार्रवाई कर लेती। निश्चित तौर पर आंदोलन की जितनी उपेक्षा की जाती है और आंदोलन का जितना दमन किया जाता है, उतना जन आक्रोश बढ़ता है। सरकार ने, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, सरकार को पहले चरण में ही आंदोलनकारियों से बातचीत करनी चाहिए थी। और इस मामले में देखिए, कांग्रेस सरकार की भी हम खूब आलोचना करते थे, और हम तो समाजवादी पार्टी तो गैर कांग्रेसी राजनीति में ज़्यादा सक्रिय रही। हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी और लोहिया जी भी दोनों गैर कांग्रेस की राजनीति करते रहे। लेकिन जब हम तुलना करते हैं तो कांग्रेस इस मामले में बेहतर थी। उनके समय में भी बड़े बड़े आंदोलन हुए, वो आंदोलनकारियों से तुरंत अपने मंत्रियों को भेजती थी। चाहे अन्ना हजारे जी जंतर मंतर पर बैठे थे, चाहे रामलीला मैदान में अपने ये रामदेव जी बैठे थे, मंत्रियों को भेजते थे। कांग्रेस को तो खामियाजा उठाना पड़ा ना, बातचीत की और सरकार भी चली गई। 11 में बातचीत की, 14 में चुनाव हार गए। और कांग्रेस की सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे भी होते थे, और कांग्रेस कमजोर सरकार थी ना, वो इस्तीफे ले लेती थी और चुनाव हार जाती थी। ये मजबूत सरकार है। मैं समझता हूँ कि वो इससे कमजोरी नहीं होती है। कभी भी आंदोलनकारियों से बात करने से, लोगों की मांग मानने से कभी कमजोरी जाहिर नहीं होती है। वो सरकार हारी, उसके ढेर सारे कारण थे, और उस समय तो सरकार के कई मंत्री बहुत अहंकारी हो गए थे, बहुत अनर्गल बयान देने लगे थे। हम भी देखते थे उस समय, मीडिया को कुछ सवाल करते थे तो उल्टा जवाब देते थे, तो सारी चीज़ें थी। लेकिन इस मामले में मैं कह रहा हूँ कि कम से कम इस मामले में वो सरकार बेहतर थी इनसे। तो क्या जो 11 से 14 के बीच में यूपीए के साथ हुआ, क्या 26 से 29 के बीच में आप वो बीजेपी के साथ भी देखते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को तो जनता, देश की जनता ने 2024 में भी हरा दिया। 240 सीटें इन्हें मात्र दी, जबकि 400 पार का नारा देख रहे थे, सपना देख रहे थे। और अगर नीतीश कुमार जी और ये अपने चंद्रबाबू नायडू ने पालन न बदला होता तो इनकी सरकार बन नहीं रही थी। ये तो जोड़ तोड़ की सरकार है, तिकड़म की सरकार है, जनमत की सरकार नहीं है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, तो मैं इसे नहीं मानता।
पर ये भी कहा जाता है कि अखिलेश यादव जी के बड़े अच्छे संबंध हैं, आपके काम में कर देता हूँ, संसद में बयान सबको याद रहता है। अब डीलिमिटेशन बिल पे चर्चा चल रही है कि आप लोग शायद मदद करने वाले हैं सरकार की। नहीं, वो जो बयान संसद में हैं वो केवल एक मुहावरे के तौर पर प्रयोग किए गए हैं। अखिलेश यादव जी का इतना ज़रूर है कि वो सबके प्रति सद्भाव की भावना रखते हैं, किसी नेता के किसी पार्टी के प्रति कड़वाहट रखते नहीं, और वो बहुत सम्मान के साथ हमें भी वो हिदायत देते रहते हैं कि विपक्ष के नेताओं का नाम सम्मान के साथ लिया करो, किसी के खिलाफ अपशब्द प्रयोग मत किया करो। तो वो उनका स्वभाव है। बाकी अपना जो हमारा विपक्ष होने के नाते जो हमारा धर्म है उसका पालन अखिलेश जी पूरी तरह करते हैं। सरकार के खिलाफ जो आवाज़ उठानी होती है वो उठाते हैं। तो डीलिमिटेशन बिल पे आप सरकार के साथ हैं या सरकार के खिलाफ हैं, क्या स्टैंड है? डीलिमिटेशन पे हमें आपत्ति ये है कि ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करके गैर संवैधानिक तरीके से डीलिमिटेशन करना चाहते हैं ताकि अपनी मर्जी से सीटें बना सकें। डीलिमिटेशन से पहले जनगणना होनी चाहिए और जनगणना के साथ जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना के आंकड़े आने चाहिए, और जो जिन वर्गों को अभी तक सामाजिक न्याय नहीं मिला उनके लिए भी सरकार को चिंता करनी चाहिए। तो 50% अब लिख के देने को तो सरकार तैयार दिखाई दे रही है महिला के लिए। आपको लगता है कि इस मुद्दे पर आप लोग एब्सटेन कर सकते हैं, नाराज़गी भी हो जाएगी और बिल भी पास हो जाएगा? नहीं, 50% वाले मुद्दे से उत्तर भारत के लोगों को तो पहले भी कोई मतलब नहीं था, न उससे कोई लाभ है। वो तो साउथ वालों को दिक्कत थी, तो ये तो साउथ वालों का रुख बदलेगा अगर उस पर बदलेगा तो। जैसे डीएमके की खबर आ रही है कि वो इस पर संतुष्ट हो जाएंगे, तो हमें तो अगर बिना 50% लिखे भी हो रहा था तो उत्तर भारत वालों को तो कोई दिक्कत थी नहीं। तो उससे हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं है, और अभी इस बारे में पार्टी की तरफ से कोई अधिकृत रुख अभी तय नहीं हुआ है कि इस पर क्या किया जाएगा। तो जब हमारे नेता तय करेंगे तो, क्योंकि हम तो प्रवक्ता, हम तो तभी बोलेंगे जब नेता तय कर देंगे। धन्यवाद भाटी जी। राजकुमार भाटी जी अपनी बात सफाई से रखने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा फंस गए हैं डिलिमिटेशन के मामले में कि कुछ भी कमिट करने से फिलहाल बचना चाह रहे हैं। मैं सुमित अवस्थी हूँ, टाइम्स नाउ नवभारत के लिए, टाइम्स नवभारत के लिए। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दूं कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन है उसने एक तरीके से छात्रों के बीच में एक उम्मीद की किरण जगाई है कि सब छात्र मिलकर भी अपनी बात मनवा सकते हैं। हालांकि बात मानी नहीं गई है, पर कम से कम सरकार ने बातचीत के लिए उनको बुला लिया है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नवभारत पर।